हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिंदी है उसकी वीडियो होने वाली है। और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है इसकी पूरी ही सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करवा रही हूँ। और पूरे ही जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इसमें लिया गया है। देखिए, इसकी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो 1 एंड वीडियो 2 कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो 3 होने वाली है। एंड देखिए, लास्ट एक और वीडियो होगी जो लास्ट में होगी, जो कि सारे ही पार्ट को मर्ज करके बनाई जाएगी ताकि आप उसे अपने एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रिवीजन कर सकें। तो वो वीडियो जो होगी वो रिवीजन बेस पे होगी, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। और उसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। ओके। एंड देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें पूरी ही जो बुक है यानी होल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें कवर कर रहे हैं। ओके। तो चलिए, बिना देरी करे हम उनकी स्टार्टिंग करते हैं या उन्हें कवर करते हैं। ओके। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य की परिभाषा देते हुए उद्देश्य और विधि को समझाइए। यानी इसमें आपको वाक्य की परिभाषा देनी है और इसका जो उद्देश्य होता है और जो इसकी विधि होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना, यानी आपको इसकी परिभाषा में लिखना है, भाषा में वाक्य का विशेष स्थान है। यह किसी विचार, भाव, आदेश या सूचना को व्यक्त करने का माध्यम है। वाक्य व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके बिना भाषा अधूरी है। यानी देखिए, जो वाक्य है वो भाषा की एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है, क्योंकि देखिए ये विचार, भाव और आदेश और सूचना को व्यक्त करने का माध्यम है। और वाक्य के बिना जो हमारी भाषा है वो अधूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा, कि वाक्य की परिभाषा किस तरह से दी जा सकती है। वाक्य शब्द के उस समूह को कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। वाक्य में शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें उसका भाव स्पष्ट और सटीक होता है। यानी देखिए, वाक्य जो है वो एक शब्द के समूह को होते हैं जिसमें के माध्यम से किसी भी चीज़ का पूर्ण अर्थ और सटीक अर्थ देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में आप पहला लिख सकते हैं, राम स्कूल जा रहा है। तो इसमें पूरा ही सटीकता से और सारी ही चीज़ें बताई गई हैं कि राम जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। तो पूरी ही पूर्ण जानकारी है। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं, वाक्य के उद्देश्य पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो वाक्य होता है उसका जो उद्देश्य है वो, या ये कहें जो उसका मोटिव है वो पूरा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, शब्दों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है शब्द इधर उधर हों। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, वाक्य में कम से कम एक क्रिया आवश्यक होती है। यानी देखिए, जो भी वाक्य लिखा हो उसमें एक तो क्रिया होती ही है, तभी वाक्य पूरा बनता है। जैसे कि यहाँ पर पक्षियों का बैठना ये एक क्रिया हो गई, स्कूल जाना जाना जो हो गई ये एक क्रिया हो गई। तो वाक्य में एक क्रिया का होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वाक्य के अंग, के वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो टोटली वाक्य के 2 भेद होते हैं या 2 अंग होते हैं, जिसका पहला होता है उद्देश्य और फिर होती है विधेय। ठीक है, ये 2 होते हैं। तो पहले हम देखेंगे उद्देश्य के, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उद्देश्य की परिभाषा देख लेंगे। उद्देश्य की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, वाक्य में वह हिस्सा जिससे कार्य करने वाले या उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या जो कार्य कर रहा हो वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य कार्य का वह भाग है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय का बोध करता हो। यानी उद्देश्य का अर्थ ही उससे है, या तो वो व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है या कोई विषय हो सकता है जिसके ऊपर बोध किया जा रहा हो। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, राम किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो उद्देश्य है वो है राम, क्योंकि कौन किताब पढ़ रहा है? राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ राम उद्देश्य है क्योंकि ये है क्रिया करने वाला है, क्योंकि इसी के द्वारा क्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे? इसमें उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विशेषताएं। विशेषता के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं,
उद्देश्य प्राय किस तरह से, देखिए संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा के समूह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उद्देश्य का क्रिया से सीधा संबंध होता है, यानी जो उद्देश्य होता है उसका क्रिया से पूरा पूरा सीधा ही संबंध होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विधेय। विधेय क्या होता है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य का वह हिस्सा जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है उसे विधेय कहते हैं, जिसमें जिसमें प्राय क्रिया और उससे संबंधित अन्य शब्द शामिल होते हैं। यानी देखिए जो वाक्य होता है उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमें उधेय कहलाता है, क्योंकि वो वाक्य के बारे में कुछ बता रहा होता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं राम किताब पढ़ रहा है। तो देखिए क्या पढ़ रहा है राम, किताब ही तो पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या कौन कर रहा है, खेल रहे हैं ना बच्चे, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो जाएगा, एक विधेय हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं विधेय में क्रिया अनिवार्य होती है, यानी विधेय जो होता है उसमें क्रिया होनी ही चाहिए तभी विधेय बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह उद्देश्य के कार्य, अवस्था या भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध, यानी जो उद्देश्य होता है और जो विधेय होता है उनके बीच संबंध आपको बताना है। उद्देश्य और विधेय वाक्य को दो अनिवार्य हिस्से हैं, यानी उद्देश्य और जो विधेय है दोनों ही वाक्य के अनिवार्य हिस्से होते हैं। उद्देश्य वाक्य में कौन या क्या प्रश्न का उत्तर देता है, जबकि विधेय क्या कर रहा है या क्यों हो रहा है प्रश्न का उत्तर देता है। यानी देखिए जो उद्देश्य है वो जवाब देता है कौन है या क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन जो विधेय होता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्या हो रहा है, इस बात का वो जवाब देता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं पक्षी। पक्षी क्या है, उद्देश्य है। पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ पर बैठना क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं छात्र। छात्र क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि छात्र ही तो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और देखिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। कौन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो छात्र कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय के प्रकार, यानी जो उद्देश्य होता है और जो विधेय होता है इनके कितने प्रकार होते हैं। तो उद्देश्य के प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है हमारा सरल उद्देश्य, केवल एक शब्द या संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे कि राधा गा रही है, राधा क्या है, एक सरल उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं समासित उद्देश्य, जिसमें संज्ञा के साथ अन्य शब्द जुड़े होते हैं। यानी जो समासित उद्देश्य होते हैं इसमें संज्ञा तो होती है, साथ में कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे कि वह मेहनती लड़का सफल हुआ, तो इसमें देखिए वह भी और मेहनती भी दोनों ही क्या है, उद्देश्य हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे विधेय के प्रकार। विधेय के प्रकार जो होता है, पहला होता है सरल विधेय, जिसमें केवल एक क्रिया हो, जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ना क्या हो जाएगा, एक विधेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब आप इसमें लिख सकते हैं समासित विधेय। समासित विधेय क्या होता है, जिसमें क्रिया के साथ अन्य शब्द जुड़े हों, यानी क्रिया तो हो लेकिन साथ में अन्य शब्द भी जुड़े हों। जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करना क्या हो जाएगा, पूरा ही विधेय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वाक्य उद्देश्य या विधेय का समन्वय है। उद्देश्य वाक्य का वह हिस्सा है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य किससे संबंधित है, जबकि विधेय उस कार्य का अवस्था को व्यक्त करता है। यानी देखिए जो उद्देश्य होता है वो ये दिखाता है कि कार्य किससे संबंधित है, और जो विधेय होता है वो ये दिखाता है कि अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो कार्य हो रहा है। दोनों ही वाक्य की संरचना को स्पष्ट और पूर्ण बनाते हैं। हिंदी भाषा के व्याकरण में उद्देश्य और विधेय का ज्ञान भाषा को सटीक और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है उसको स्पष्ट करना है, क्योंकि वाक्य के बहुत सारे भेद होते हैं, तो उसमें से एक है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अब वाक्य को आपको स्पष्ट करना है। तो पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य की परिभाषा हो सकती है और उसके प्रकार हो सकते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसकी जो परिचय होगा उसमें आप लिख सकते हैं भाषा में वाक्य का मुख्य उद्देश्य विचारों और भावों को व्यक्त करना है। वाक्य का अर्थ उसके प्रयोग, संदर्भ और उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होता है। हिंदी व्याकरण में वाक्य को उनके अर्थों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन वाक्य के भाव और उसकी अभिव्यक्ति के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य की परिभाषा, कि अर्थ के आधार पर वाक्य की क्या परिभाषा हो सकती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है जिससे वाक्य के उद्देश्य और इसमें व्यक्त भाव स्पष्ट हो सके। यानी इसमें इस तरह से इसे दिखाया जाता है कि वाक्य का जो उद्देश्य है और जो इसका भाव है वो समझाया जा सके और वो समझ में आ सके। ठीक है, यह वर्गीकरण वाक्य में व्यक्त होने वाले भावों, विचारों, आदेश, प्रश्न या भावनाओं पर आधारित होता है। और ये जो होता है ये पूरा ही भावों पर, विचारों पर, आदेश पर, प्रश्न पर और जो भावनाएं होती हैं उन पर आधारित होता है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, कि जो अर्थ होता है उसके आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकारों में हम अर्थ के आधार पर वाक्य को बांट सकते हैं। तो पहला होता है हमारा विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं वह वाक्य जो किसी तथ्य, स्थिति या कार्य के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी तथ्य के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, वो सभी विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं यह तथ्यात्मक होगा, यानी ये जो चीज़ है ये डेट वाइज होगी, तो ये तथ्यात्मक होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसमें सामान्य कथन या सूचना दी जाती है। यानी इसमें जो सामान्य चीज़ें होती हैं या फिर कथन होती हैं उनकी सूचना दी जाती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सूर्य पूरब से उगता है, जो कि ट्रू है। यानी इसमें हमेशा ट्रू चीज़ें बताई जाती हैं। राम स्कूल जाता है, कोई बच्चा है राम जो स्कूल जाता है, ट्रू है। ठीक है, तो इसमें ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। यानी अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को, यह वाक्य जो किसी बात को जानने या पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत किसी भी चीज़ को पूछने या किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो शब्द पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रश्न चिन्ह के लिए ही होते हैं, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, ये भी प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। इसके अंतर्गत क्या होता है, वह वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, प्रेरणा या सलाह व्यक्त की जाती है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी इसके अंतर्गत कोई भी आदेश हो गया या फिर निवेदन हो, प्रेरणा हो गई, सलाह हो गई, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो ये आदेशवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए इसमें आग्रह या आज्ञा या मना करने का भाव होता है। यानी इसमें या तो आग्रह करा जाता है या आज्ञा दी जाती है या फिर मना किया जाता है किसी भी कार्य के लिए। क्रिया का प्रयोग प्राय भावनात्मक होता है, यानी इसमें हम क्रिया का भावनात्मक रूप देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं दरवाज़ा बंद करो, या फिर कृपया बैठ जाइए, या फिर कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये सारे क्या हैं, ये हमारे आदर्श, हमारी भावना को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विस्मय बोधिक वाक्य। इसके अंतर्गत देख लेते हैं यह वाक्य जो अचानक किसी भावना या भावनात्मक क्रिया को व्यक्त करते हैं, विस्मय बोधिक काव्य कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो अचानक से हमारी भावना या भावनात्मक क्रिया को दिखाएं, वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत विस्मय बोधक जो चिन्ह होता है, यानी ये वाला जो हमारा चिन्ह होता है, इसको विस्मय बोधक चिन्ह बोला जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत हमारे ये वाले भाव होते हैं, जैसे कि खुशी हो गया, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया या फिर गुस्सा हो गया, ये सभी हम भाव देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं अरे ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर वाह क्या सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितनी अच्छी वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जो होता है इसको देख लेते हैं। यह वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने को लेकर संदेह किया जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी इस वाक्य के अंतर्गत कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, संदेह रहता है, क्या वो चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या आप कल मेरी वीडियोस देखोगे या नहीं, ये संदेह है। डेफिनेट तो मैं श्योर नहीं हूँ, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं इसमें संदेह या संभावनाओं का भाव होता है। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं शायद, संभव,
कदाचित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, शायद आप मेरी कल वीडियो देखो, शायद। तो ये संदेह वाली चीज़ हो जाती है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, शायद वह आज आए, संभवतः बारिश हो जाए। ये सारे आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य की उपयोगिता, यानी अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसकी उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं, संदर्भ की स्पष्टता। वाक्य के प्रकार से यह समझने में आसानी होती है कि वाक्य क्या कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, संचार को प्रभावित बनाना। विभिन्न प्रकार के वाक्य संवाद को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, भाषा का संदेश्य भावनाओं और विचारों का विभिन्न भाषाओं को सुंदर और सजीव बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, साहित्य में योगदान। साहित्यिक लेखन में वाक्य के इन प्रकारों का उपयोग संरचना को भावपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य को वर्गीकृत करना भाषा और व्याकरण की सटीकता को बढ़ाता है। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक और संदेहवाचक वाक्य वाक्य संप्रेषण को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाते हैं। यह वर्गीकरण न केवल भाषा को सरल और प्रभावी बनाते हैं, बल्कि व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। ये कहें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ हमारी जो पूरी ही फुल बुक इन्फॉर्मेशन थी या फुल बुक डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मुझसे कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर वहाँ रिप्लाई देती हूँ। एंड अगर आपको कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पूरे नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरी जो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। जैसे ही आप मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे तो आपको उन सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी जो मैंने पढ़ाए हैं सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियोस को अपने एग्ज़ाम के पहले देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।